प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि अंडाशय से मादा युग्मक का निर्माण कैसा होता है। ठीक, तो आप लोग देख चुके हैं कि नर युग्मक का निर्माण हुआ और मादा युग्मक का निर्माण हुआ। ठीक, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक, पुष्प की बात हो रही है, ठीक है। पुष्प में जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ठीक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तब भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन इनको मिलाने में एक क्रिया होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाने के लिए एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं परागण। देखिए, परागण, पॉलिनेशन। ठीक, तो हम देखते हैं कि परागण क्या होता है और किस प्रकार से होता है, इस भाग में हम यह चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। ठीक, तो उसको समझने के लिए हम एक पुष्प का फिगर बनाएंगे, उसके बाद परागण की डिफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक पुष्प का फिगर बन गया। ठीक, तो हम जानते हैं कि परागकण जो होते हैं वे यहां पर रहते हैं परागकोश में। ठीक, परागकण जो होते हैं वे यहां रहते हैं, परागकोश में उपस्थित रहते हैं। ठीक, और क्या होता है कि ये आते हैं वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं। ठीक, तो वर्तिकाग्र पर यहां से लेकर देखिए पराग कणों का, इसकी डिफिनेशन में कह सकते हैं, परागण की डिफिनेशन में यह कह सकते हैं कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर आना ही परागण कहलाता है। देखिए यहां से परागकण आएंगे इस प्रकार से, तो यह क्रिया जो होगी वो कहलाएगी परागण। ठीक, तो परागण देखते हैं कितने प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, और परपरागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो देखते हैं स्वपरागण क्या होता है।
स्वपरागण। देखिए इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि स्वपरागण स्वयं से परागण होता है। ठीक, तो देखिए जब पराग कणों से नहीं पराग कोश से परागकण स्वयं ही यहां पर पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर, तो इस क्रिया को, इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे कि जब पराग कोश से परागकण स्वयं ही वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। देखिए कहीं पुष्प की बात हो रही है कि यहां से लेकर परागकण स्वयं ही वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो ऐसी क्रिया कहलाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, स्वपरागण। अब देखते हैं कि परपरागण क्या होता है। परपरागण दूसरों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जब परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह क्रिया कहलाती है परपरागण। जैसे देखिए परपरागण 3 माध्यमों से होता है, अधिकतर 3 माध्यमों से होता है। नंबर 1 है वायु द्वारा, नंबर 2 है हवा द्वारा, और नंबर 3 है वायु द्वारा हुआ। नंबर 2 है कीट द्वारा, नंबर 3 है जल द्वारा। ठीक, तो देखते हैं वायु द्वारा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो परागकोश जब फट जाते हैं, परिपक्व होकर फट जाते हैं, ठीक, तो इनमें जो परागकण होते हैं, तो जब हवा धीरे धीरे चलती है या तेज चलती हवा चलती है, तो यहां से परागकण उड़कर इसके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो जब इस क्रिया को कहते हैं वायु द्वारा परागण। जब वायु के माध्यम से परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो यह क्रिया कहलाएगी वायु द्वारा परागण। ठीक, और नंबर 2 पर है कीट द्वारा परागण। कीट द्वारा, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुष्प होते हैं, ठीक, पुष्प होते हैं, पुष्प पर ये जो दल पुंज होता है, दल, एक को दल कहेंगे और सभी को है तो उसके लिए दलपुंज शब्द उपयोग करते हैं। ठीक, यह जो दल होता है या दलपुंज होता है उसमें विशेष प्रकार की सुगंध और विशेष प्रकार का रंग होता है, जिससे आकर्षित होकर कुछ कीट क्या होते हैं, आकर पुष्प पर बैठते हैं। ठीक, तो जब कीट पुष्प पर बैठेंगे तो उनके पैरों में क्या होता है, पैरों में, हाथ पर या कहीं पर भी शरीर के अन्य भागों पर ये परागकण चिपक जाते हैं। ठीक है, परागकण चिपक जाते हैं और वही कीट वर्तिकाग्र पर जब जाकर बैठेंगे, ठीक, वर्तिकाग्र पर जब भी जाकर बैठेंगे तो क्या होगा कि वर्तिकाग्र जो होगा, वर्तिकाग्र पर परागकण क्या होंगे, झड़ जाते हैं या उस पर गिर जाते हैं, जिससे यह कहलाता है कीट द्वारा परागण। ठीक, देखिए कीटों के माध्यम से परागण हुआ तो इस प्रकार का परागण कहलाएगा कीट द्वारा परागण। ठीक, अब देखें इसमें एक ध्यान देंगे, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि परागण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा कीट है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परागण के लिए, पुष्प में परागण के लिए कौन सा कीट सबसे ज्यादा या सबसे अधिक उपयुक्त है। तो वह कीट सबसे अधिक उपयुक्त है मधुमक्खी। इस बात को बहुत गहरी तरीके से ध्यान देंगे या इसको कहीं अलग लिखेंगे। ठीक है, मधुमक्खी जो होती है वह
परागण के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक, अब अगला नंबर है जल द्वारा परागण। ठीक, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब बारिशों के मौसम में पुष्प खिले रहते हैं, उन पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उनके माध्यम से भी पराग कण क्या होते हैं, आ जाते हैं वर्तिकाग्र पर, पराग कोश से वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जल बहते हुए जल से भी पराग कण जाके किसी पुष्प के मतलब इसी जात के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है जल द्वारा परागण। ठीक, तो यह देखिए स्वपरागण और परपरागण आप लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं एक परागण और होता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण क्या होता है इसको देखते हैं। नंबर 3 है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण में क्या होता है कि देखिए इसमें कृत्रिम से देखिए, कृत्रिम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं से मनुष्य जरूर भाग लेगा। ठीक, तो कृत्रिम परागण को समझने के लिए हमें पुष्प का एक और फिगर बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं फिगर एक और। देखिए पुष्प का एक और फिगर तैयार हो गया। इसमें देखते हैं क्या होता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण भी दो रूपों में होता है। एक होता है विपुंसन, एक क्या होता है विपुंसन, और एक होता है थैलीकरण। विपुंसन और थैलीकरण। विपुंसन में क्या होता है कि मान लीजिए यह लंबे पौधे वाला पुष्प है। पुष्प, और यह क्या है बौने पौधे वाला पुष्प। ठीक, लंबे पौधे वाला पुष्प और बौने पौधे वाला पुष्प। तो इसमें क्या होता है कि जो विपुंसन होता है, विपुंसन में क्या करेंगे कि यह जो लंबे पौधे, मान लीजिए लंबे पौधे को लेते हैं। ठीक, लंबे पौधे वाले पुष्प का क्या करेंगे कि यह जो परागकोश होता है, ठीक, परागकोश के परिपक्व होने से पहले इसको यहां से काट दिया जाता है। ठीक, परागकोश के परिपक्व होने से पहले इसको यहां से काट दिया जाता है।
और बौने पौधे वाले पुष्प का परागकोश जब परिपक्व होता है तो यहाँ से परागकण को लाकर इसके वर्तिकाग्र पर गिराया जाता है या वर्तिकाग्र तक परागकणों को पहुंचाया जाता है। ठीक, तो विपुंसन में यह क्रिया होती है कि जो पहला पुष्प, एक पुष्प के परागकोशों को काट दिया जाएगा और दूसरे पुष्प से परागकण को लाएंगे और इस पर रख देंगे या गिरा देंगे या यहाँ तक पहुंचा देंगे, तो यह क्रिया कहलाती है विपुंसन। यह देखिए कृत्रिम परागण के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है, मनुष्य इसको काट रहा है। ठीक, मनुष्य जब कर रहा है तो यह कृत्रिम हुआ। ठीक, मनुष्य काटा और यहां से परागकणों को यहां तक पहुंचाया। देखिए इस प्रकार से परागकणों को यहां तक पहुंचाया गया। तो इस प्रकार से जब परागण होता है तो वह कहलाता है कृत्रिम परागण के अंतर्गत विपुंसन। ठीक, और अगले नंबर पर आप लोग देख रहे हैं थैलीकरण। थैलीकरण में देखते हैं क्या होता है। ठीक, थैलीकरण में क्या होता है कि यहां से इसको काटेंगे नहीं। ठीक, इसका देखिए यहां पर एक थैली बांध देंगे, यहां पर एक थैली बांध देंगे। देखेंगे जब थैली बांध देंगे तो इसका जो परागकण है इसमें वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाएगा। लंबे पौधे वाला पुष्प जो है, ठीक, इसका जो परागकण यहां से यहां नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, और होगा क्या कि कुछ समय बाद जब बौने पौधे वाला पुष्प होता है, इसका जो परागकोश जब परिपक्व हो जाएगा तो यहां से हम परागकण को उठाएंगे और यहां से थैली खोलकर इसके वर्तिकाग्र पर परागकणों को डाल देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से परागण की क्रिया संभव हुई, थैलीकरण के माध्यम से, विपुंसन के माध्यम से। ठीक, तो कृत्रिम परागण आप सब समझ चुके हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो लंबे पौधे वाला पुष्प है और बौने पौधे वाला पुष्प, इन दोनों के युग्मक आपस में मिल रहे हैं। ठीक, इन दोनों के युग्मक आपस में मिल रहे हैं। थोड़ा सा क्रॉस के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, जिसको वंशागत में विस्तार से पढ़ना है। समझने के लिए आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए जो लंबे पौधे वाला रहेगा उसका लक्षण यह कैपिटल टी है। ठीक, और बौने पौधे का है स्मॉल टी। ठीक, फिर इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इनमें जो क्रॉस होगा, एक टी यहां से एक टी यहां से, इस प्रकार से होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए इस प्रकार से होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि इन दोनों के मिलने से जो बीज उत्पन्न होगी, वह बीज उसमें, उससे जो पौधा उत्पन्न होगा, उस पौधे में लंबे पौधे का भी लक्षण रहेगा और बौने पौधे का भी लक्षण रहेगा। यह बात आप लोगों को इस माध्यम से मैं समझाया हूं। ठीक, तो परागण
कृत्रिम परागण तक आप लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं अगले नंबर पर क्या है। स्त्री केसर संकर्षण या निषेचन। स्त्री केसर संकर्षण या निषेचन। ठीक, अब देखते हैं इनमें निषेचन किस प्रकार से होता है। ठीक, देखिए इस प्रकार से इसका अंडाशय व्यवस्थित रहता है। तो देखिए हर अंडाशय को हम इसमें विस्तृत निषेचन करके नहीं दिखा सकते हैं, उसके लिए हमें एक अंडाशय को चुनना होगा। ठीक, तो एक अंडाशय को चुन लेते हैं और उसका फिगर बना लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से एक अंडाशय है। इसमें देखिए कोशिकाएं कहां कहां पर व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार से कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। ठीक, तो अब क्या होता है कि इसमें जो यहां से देखिए परागकण की भी संरचना एक बार बना लेते हैं। इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक वर्धी केंद्रक और एक होता है जनन केंद्रक। हाथ देखेंगे यह परागकण का चित्र है, जिसमें दो केंद्रक होते हैं, एक वर्धी केंद्रक होता है और एक जनन केंद्रक होता है। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जो जनन केंद्रक होते हैं वे दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें नर युग्मक कहते हैं। ठीक, तो जब जनन केंद्रक यहां पर पहुंचेंगे, दो भागों में विभाजित हो जाएंगे, तो वे क्या करते हैं, अंकुरित होकर एक नलिका बनाते हैं। ठीक, अंकुरित होकर एक नलिका बनाते हैं। वह नलिका इस तरह से यहां पर प्रवेश करती है। ठीक, यहां पर प्रवेश करती है तो इसमें देखिए दो कोशिकाएं बनी ना, जो जनन केंद्रक है इससे दो कोशिकाएं बनी, एक कोशिका यहां पर आकर व्यवस्थित हो जाती है और एक यहां पर रहती है। ठीक, तो यहां पर जब कोशिका व्यवस्थित हो जाएगी द्वितीय केंद्रक के साथ, तो यह बन जाएगा त्रिगुणित 3n या त्रिगुणित। ठीक, इसको कहेंगे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक।
प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। और यह देखिए एक यहां पर व्यवस्थित होती है, ठीक, तो इसको कहते हैं द्विगुणित युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज, ठीक, या 2n, ब्रैकेट में 2n लिख देते हैं, यह द्विगुणित है, ठीक। और यह क्या होता है, जो द्विगुणित युग्मनज होता है यह विकास करके भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण। और जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होते हैं यह विकास करके भ्रूण पोष बनते हैं। भ्रूणपोष, ठीक। यह जो भ्रूणपोष होते हैं वे क्या करते हैं कि जो भ्रूण विकास कर रहा है उसको पोषण प्रदान करते हैं, ठीक। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है विकास करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और भ्रूणपोष क्या करता है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसमें एक बात और ध्यान देंगे कि पुष्प में जो निषेचन होता है, ठीक, पुष्प में जो निषेचन होता है इसमें इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। क्यों दोहरा निषेचन कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 बार निषेचन हो रहा है। जब देखिए जनन केंद्रक 2 भागों में विभाजित हुआ और आकर एक भाग अंड कोशिका से मिला और एक भाग द्वितीयक केंद्रक से मिला, तो 2 जगह निषेचन हो रहा है। एक अंड कोशिका के यहाँ निषेचन हो रहा है और दूसरा द्वितीयक केंद्रक के यहाँ निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं या दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक। इसमें एक पॉइंट है त्रिसमेकन। और एक पॉइंट और है संयुग्मन। त्रिसमेकन देखते हैं क्या होता है। त्रिसमेकन, जब देखिए नर युग्मक, 2 नर युग्मक आ रहे हैं, एक नर युग्मक क्या करता है द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है, तो यहां पर देखिए 3 केंद्रक हुए ना, तो इस क्रिया को यहां पे जब मिलेगा तो उसे कहेंगे त्रिसमेकन। और जब एक नर युग्मक आके अंड कोशिका से मिलेगा तो वह क्रिया कहलाती है संयुग्मन। अब देखेंगे कि जो अंडाशय है, अंडाशय वह परिवर्तित हो जाएगा फल में। अंडाशय परिवर्तित होकर फल का निर्माण करता है और बीजांड जो है परिवर्तित होकर किसका, बीज का निर्माण करता है, ठीक। तो इसमें ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए अगली हेडिंग है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, यह क्या होता है कि जब बिना निषेचन के ही फल की उत्पत्ति हो तो इस प्रकार के फल को या इस प्रकार उत्पन्न हुए फल को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखेंगे अंगूर, केला, और ठीक। और है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, तो अनिषेक जनन देखिए नाम से ही इसकी डिफिनेशन पता चल रही है
कि बिना निषेचन के जनन ही अनिषेक जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक जो होते हैं उनमें निषेचन नहीं होता है, वे खुद ही विकसित होकर नए नए पादप या नए बीज को जन्म देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का जनन कहलाता है अनिषेक जनन। अब देखिए इसमें एक था आभासी फल, एक पॉइंट है आभासी फल। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आभासी फल किसे कहते हैं, आभासी फल किसे कहते हैं। तो उसमें देखिए क्या होता है कि ऐसे फल जिनके साथ में पुष्प लगे हों वे फल कहलाते हैं आभासी फल। जैसे सेब, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखेंगे सेब की, जब सेब को हाथ में लेकर देखिए उसके एक तरफ डंडी लगी होती है जिससे वह पौधे से जुड़ा होता है, उसके विपरीत वाले भाग पर जब देखेंगे तो उसमें सेब का पुष्प भी लगा रहता है, इसीलिए सेब को आभासी फल कहते हैं। तो इसी के साथ आपका यह अध्याय खत्म हुआ। धन्यवाद।